Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. बॉडी पर अनगिनत घाव थे, वाइट क्लोथ्स टोटली रेड हो चुके थे ब्लड की वजह से। फेस पर टेंशन थी, हाथ तलवार चलाते चलाते थक चुके थे। बॉडी स्ट्रेंथ कम हो रही थी, पर फिर भी दिल हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वांगजी जो अकेला उस बैटलफील्ड में बचा हुआ था और वेन रोहान के साथ साथ वॉकिंग क्रॉप्स के साथ भी लड़ रहा था, वो भी अकेला, वो बहुत ज़्यादा थक चुका था, एग्जॉस्टेड हो चुका था और साथ ही वो जान चुका था कि वो हारने वाला था। पर वो वेन रोहान के सामने हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वेन रोहान के सामने झुकना ये वांगजी को कभी भी मंजूर नहीं था। वो लड़ते लड़ते मर जाएगा पर झुकेगा नहीं। वांगजी देख सकता था कि उसकी फैमिली और बाकी सारे प्योर कल्टीवेटर वेन रोहान द्वारा कैद किए जा चुके हैं, पर वांगजी फिर भी लड़ रहा था। उसे कल्टीवेशन वर्ल्ड को अभी भी बचाना था और उसे उम्मीद थी कि शायद वो ऐसा कर लेगा, पर अकेला पर्सन कब तक लड़ पाता। वो थक चुका था क्योंकि बाकी सबके हटने के बाद वॉकिंग क्रॉप्स की आर्मी की और वेन रोहान का टारगेट सिर्फ अकेला वांगजी बन चुका था। वांगजी की तरफ चारों तरफ से अटैक हो रहा था और वांगजी बस उन सारे अटैक से जैसे तैसे बच रहा था। सारे ही अटैक से वो बच तो नहीं सकता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा घायल भी हो चुका था। वांगजी जो अपना फ्यूचर नहीं जानता था, वो नहीं जानता था कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो वेन रोहान को हरा भी दे और कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचा भी ले। फिलहाल उसे लड़ने के अलावा कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा था और वो यही कर रहा था। वो लगातार लड़ रहा था। इससे पहले कि वांगजी गिव अप कर दे, उस पूरे बैटल फील्ड में एक सॉफ्ट मेलोडी गूंजने लगती है। जैसे ही वो मेलोडी सबके कानों में गई थी, सबका ध्यान उस मेलोडी के डायरेक्शन की तरफ गया था, जहां एक पर्सन जो टोटली ब्लैक फॉग में लिपटा हुआ था, वो उस बैटल फील्ड में एंटर कर रहा था। वो अपने फेस को ढका हुआ था और साथ ही उसके हेयर्स में ब्लैक कलर का रिबन था। उस पर्सन ने टोटली ब्लैक क्लोथ्स पहन के रखे थे और जो फ्लूट वो प्ले कर रहा था वो भी ब्लैक कलर की थी। कोई भी इस बैटलफील्ड में उस पर्सन को नहीं जानता था, पर सब ये महसूस कर सकते थे कि जैसे जैसे वो फ्लूट की म्यूजिक यहाँ प्ले हो रही है, वैसे वैसे इस बैटलफील्ड में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे बहुत कम मात्रा में लेकिन कम हो रही है। ये सारे प्योर कल्टीवेटर्स, इवन वेन रोहान भी समझ चुका था। वो पर्सन जो फिलहाल हवा में था वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है और वो बिल्कुल वांगजी के सामने आकर खड़ा हो चुका था। कोई भी अभी तक उसका फेस नहीं देख पाया था, बस हर किसी के कानों में वो स्वीट मेलोडी जा रही थी, जिससे प्योर कल्टीवेटर्स को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी स्ट्रेंथ वापस से गेन कर रहे हैं। वही वेन रोहान ये फील कर सकता था कि नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, साथ ही उसके वॉकिंग क्रॉप्स की जो आर्मी है वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, मतलब वो उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है और धीरे धीरे उस फ्लूट के साउंड की वजह से वो उस फ्लूट की तरफ, मतलब उस फ्लूट के ओनर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। वेन रोहान जो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये पर्सन है कौन और ऐसे कैसे बिना किसी स्ट्रॉन्ग पावर के बस एक फ्लूट के मेलोडी से इन वॉकिंग क्रॉप्स को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही उसने ऐसा कुछ सुना भी नहीं था और देखा भी नहीं था, जिस वजह से वो थोड़ा हड़बड़ा गया था। अचानक अपनी पावर लूज होते हुए देखकर वेन रोहान थोड़ा परेशान भी हो चुका था और शॉक भी हो चुका था, क्योंकि उसने ऐसी पावर के बारे में सुना ही नहीं था जो यिन आयरन को काट सके और वॉकिंग क्रॉप्स को यिन आयरन के अलावा कोई भी और पावर कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ऐसे कैसे एक फ्लूट की स्वीट मेलोडी इन वॉकिंग क्रॉप्स को वेन रोहान के कंट्रोल से बाहर निकाल रही है, जिसके हाथ में अभी भी यिन आयरन का वो पीस है। वेन रोहान जो अब खुद बैटल ग्राउंड में उतर चुका था और वो उस यिन आयरन के पीस का इस्तेमाल कर रहा था फिर से इन वॉकिंग क्रॉप्स को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। वो अपनी कोर की
पावर का यूज कर रहा था और अपनी पूरी एनर्जी को उस यिन आयरन के पीस में डाल रहा था, जिससे वो यिन आयरन का पीस और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो और ये वॉकिंग क्रॉप्स जो फिलहाल उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं वो फिर से उन पर कंट्रोल हासिल कर सके। वही वो पर्सन जो वांग जी के सामने खड़ा था वो रोएन रोहान के इन सारे तरीकों को समझ रहा था, पर वो पर्सन शायद बहुत ज़्यादा ताकतवर था या उसे इन सब चीज़ों का वेन रोहान से ज़्यादा नॉलेज था, जिस वजह से वेन रोहान के लाख कोशिशों के बाद भी वो बहुत आसानी से उन वॉकिंग क्रॉप्स को अपने कंट्रोल में ले चुका था और एक एक करके सारे वॉकिंग क्रॉप्स ज़मीन पर गिर रहे थे। वेन रोहान जब ये देखता है वो बहुत ज़्यादा सकपका गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो खुद उस पर्सन से लड़ने का डिसाइड करता है। वेन रोहान अब उन वॉकिंग क्रॉप्स की आर्मी को साइड में करता है और खुद और उसका बेटा जो वेन जूलियो था, साथ ही वेन चाओ और वेन शू, ये चारों भी अपनी स्पिरिचुअल्स वेपन को अपने हाथ में लेते हैं और उस पर्सन से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि क्रॉप्स तो अब उनकी तरफ से लड़ नहीं रहे थे। इवन वो जमीन पर गिर चुके थे, बिल्कुल किसी बेजान लाश की तरह। सबसे पहले उस पर्सन के पास पहुंचा था वेंशु, पर इससे पहले कि वेंशु उस पर्सन पे अटैक कर सकता, अचानक वांग जी की बीचेन उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। वांग जी जो समझ चुका था कि ये पर्सन शायद उन सब लोगों की और कल्टीवेशन वर्ल्ड की हेल्प करने आया है, तो वांग जी ये सोच चुका था कि वो भी इस वॉर में इस पर्सन का साथ देगा, इसीलिए वो इस पर्सन को वेंशु के अटैक से बचा लेता है। वो पर्सन अभी भी अपनी आईज क्लोज किए हुए था और अपनी फ्लूट को प्ले कर रहा था, जिससे वो वॉकिंग क्रॉप्स की आर्मी टोटली पावरलेस हो चुकी थी और एक एक करके सब गिर रहे थे, पर वो आर्मी बहुत बड़ी थी इसीलिए वक्त लग रहा था। वही वांग जी अब वेंशु से फाइट कर रहा था और उस पर्सन के पास किसी को भी आने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। वांग जी खुद उस पर्सन के सामने ढाल की तरह खड़ा था। भले ही वो थका हुआ था, लेकिन वो इतना कमजोर तो नहीं था कि वेंशु के सामने हार मान ले। वेंशु जो अभी अभी इस बैटल में उतरा था वो बहुत ज़्यादा शॉक था वांग जी की इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखकर, क्योंकि उसे लगा था कि वांग जी कब से अकेला फाइट कर रहा है तो वांग जी को हराना बहुत ज़्यादा आसान होगा, पर वांग जी जो स्ट्रॉन्ग था उसे हराना वेंशु समझ चुका था इतना आसान नहीं है। इसीलिए अब वेंचाओ वेंशु की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है और वो भी वांग जी पर अटैक करने लगता है, पर वांग जी वो खुद वेंशु को एक ही झटके में अपने आप से दूर फेंक देता है। साथ ही वांग जी ने वेंशु का हाथ ही कट कर दिया था, जिस हाथ से वेंशु स्वॉर्ड चला रहा था, जिस वजह से अब वेंशु इस बैटल फील्ड में वॉर तो नहीं कर सकता था। वही वेंचाओ वो भी वांग जी से फाइट कर रहा था और अपने भाई की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज्यादा वांग जी पर गुस्सा हो चुका था। वही वेंशु जो साइड में गिरा हुआ था उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था और वो अपने हाथ को पकड़ के बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। वांग जी जिसे ये सब देखकर हंसी भी आ रही थी, पर फिलहाल ये सिचुएशन नहीं थी कि वो इस सिचुएशन का मजा ले सके, इसीलिए वो फिलहाल वेंचाओ से लड़ने में बिजी था। वही वेन रोहान जिसके हाथ में यिन आयरन का टुकड़ा था वो अभी भी उस यिन आयरन से नेगेटिव एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो इतनी आसानी से जीती हुई वॉर को हार तो नहीं सकता था। वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा था, पर उससे फिलहाल ये हो नहीं रहा था। वेन रोहान जो कहीं ना कहीं जानता था कि इस फ्लूट के मेलोडी की वजह से ये हो रहा है, वो वेन जूलियो की तरफ देखता है और उस अनजान पर्सन को मारने के लिए वेंजुलियो को कहता है। वेंजुलियो जो नोट करता है और वांग जी वेंचाओ से लड़ रहा था, तो वेंजुलियो बहुत होशियारी से साइड से जाकर उस पर्सन से पीछे से अटैक करने ही वाला था, तभी वो पर्सन साइड में हट जाता है और वेंजुलियो नीचे गिर जाता है। वांग जी जिसका ध्यान जैसे ही उस तरफ गया था वो तुरंत ही वेंचाओ को साइड में हटाकर वेंजुलियो से लड़ने जाता है, पर वेंचाओ जो वांग जी को वहां से जाने नहीं दे सकता था वो भी वांग जी पर बहुत स्ट्रांगली अटैक करने लगता है।
वही वेंजुलियो अपनी सॉर्ड से उस मास्क मैन को मारने की कोशिश कर रहा था, पर ये इतना आसान नहीं था क्योंकि वो मास्क मैन जो अभी भी फ्लूट प्ले कर रहा था, आईज क्लोज थी, पर फिर भी वेंजुलियो के अटैक्स को बहुत अच्छी तरीके से इग्नोर कर रहा था। मतलब वो बहुत अच्छी तरीके से बच रहा था और वेंजुलियो के सारे अटैक खाली जा रहे थे। वेंजुलियो जब देखता है कि ये पर्सन उसके हाथ में ही नहीं आ रहा, उसे भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, पर इस पर्सन के सामने वो बिल्कुल ही हेल्पलेस फील कर रहा था क्योंकि बिना लड़े ही, बिना सॉर्ड को हाथ में लिए ये पर्सन बहुत आसानी से वेंजुलियो को और उसके सारे अटैक्स को डॉच कर रहा था। वही दूसरी तरफ वेनरोहान जब ये देखता है कि उसके दोनों बेटे मिलकर भी वांगजी और उस मास्क मैन को नहीं हरा पा रहे, तब वो खुद उस इन आयरन को अपने हाथ में लेता है और प्योर कल्टीवेटर को उसने जहां बंदी बना के रखा था उस तरफ जाने लगता है। वेनरोहान जो फिलहाल ये प्लान कर रहा था कि वो इन सब कल्टीवेटर्स को वॉकिंग क्रॉप्स में कन्वर्ट कर देगा, ये काम उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत वाला नहीं था और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये बहुत आसान काम था क्योंकि उसके हाथ में यिन आयरन था, इसीलिए उसे इन सब को वॉकिंग क्रॉप्स बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होने वाली नहीं थी। साथ ही अगर ये सब वॉकिंग क्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए तो वांगजी इनसे लड़ भी नहीं पाएगा। साथ ही वो पर्सन जिसे वेनरोहान नहीं जानता वो उसे भी वेनरोहान हरा देगा क्योंकि ये सारे कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वॉकिंग क्रॉप्स बनने के बाद तो इनकी पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यही सोचते हुए वेनरोहान उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके एक हाथ में यिन आयरन था और दूसरे हाथ में उसकी स्पिरिचुअल सॉर्ड थी। वांगजी जो वेंचाओ से लड़ रहा था उसने वेंचाओ को भी हराना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही वांगजी ये भी देख सकता था कि वो मास्क मैन बहुत अच्छी तरीके से वेंजुलियो को हैंडल कर रहा था, तो वांगजी को फिलहाल उस मास्क मैन की ज़्यादा फिक्र नहीं थी। वांगजी एक वक्त ऐसा आता है जब फाइनली वेंचाओ को भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक से पीछे की तरफ फेंक देता है और अब वांगजी वेंजुलियो की तरफ बढ़ रहा था क्योंकि अब वेंजुलियो अकेला बचा हुआ था जिसे वांगजी को कंट्रोल में करना होगा ताकि ये मास्क मैन अपना काम बहुत सॉफ्टली कंप्लीट कर सके। वांगजी वेंजुलियो के पास जाता है और उस पर बैक से ही अटैक करता है। हाँ, भले ही ये गलत था पर फिलहाल ये गलत भी नहीं था क्योंकि अगर वेंजुलियो एक निहत्थे पर अटैक कर सकता है तो वांगजी भी वेंजुलियो पर पीछे से अटैक कर सकता है। वेंजुलियो के बैक पर बहुत ज़्यादा बड़ा कट आ चुका था वांगजी के बीचेन की वजह से, जिससे वेंजुलियो भी नीचे गिर चुका था। वांगजी जिसका ध्यान अभी उस मास्क मैन पर था, उसके कानों में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइसेस आने लगती है। तुरंत वांगजी उस वॉइसेस के डायरेक्शन में देखता है, तब वो देखता है कि वेनरोहान उसकी फैमिली और बाकी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही उसके एक हाथ में यिन आयरन का एक पीस है जो हवा में फ्लोट हो रहा है। साथ ही उसमें से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकल के सीधा स्ट्रॉन्ग और प्योर कल्टीवेटर्स की तरफ जा रही है और उन सब से उनकी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल चेंज हो रहे हैं। वांगजी समझ चुका था कि वेनरोहान इन सब को भी वॉकिंग क्रॉप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वांगजी जो आगे बढ़ने ही वाला था तभी उसे कुछ फील होता है और अचानक वांगजी पीछे की तरफ देखता है जहां वो मास्क मैन खड़ा था। वो मास्क मैन जिसने पूरे एटमॉस्फेयर को टोटली क्लीन कर दिया था और अब उस एटमॉस्फेयर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं थी। साथ ही वेनरोहान के हाथ में जो यिन आयरन का पीस था वो वेनरोहान के हाथ से छूट चुका था और उस मास्क मैन की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर वेनरोहान के साथ साथ बाकी सब भी इंक्लूडिंग वांगजी शॉक हो चुके थे क्योंकि यिन आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं था। पर ये पर्सन एक फ्लूट के मेलोडी से इतनी आसानी से इन आयरन को अपनी तरफ कैसे खींच सकता है, यही फिलहाल सबका सोचने का टॉपिक बना हुआ था। वही वेंचाओ जो खुद यिन आयरन के पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था वो भी बहुत ज़्यादा शॉक था। अचानक वो पर्सन जो फ्लूट प्ले कर रहा था वो उस मेलोडी को प्ले करना बंद कर देता है और साथ ही उसने उस फ्लूट को अपने वेस्ट बेल्ट में टाई कर दिया था।
उसने अपनी आईज ओपन की थी जो ब्लैक कलर में शाइन कर रही थी और उसके हाथ में यिन आयरन का पीस आ चुका था। यिन आयरन जो उस पर्सन के आसपास चक्कर लगा रहा था और वेन रोहान जो उस यिन आयरन के पीस के पीछे भागते भागते ही उस पर्सन के सामने आ चुका था। वो पर्सन जो फिलहाल बिल्कुल रिलैक्स उस बैटल फील्ड में खड़ा था, उसके फेस पर एक स्मग था, उसका हाफ फेस मास्क से कवर था और उसकी आईज टोटली ब्लैक थी जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। उसका ऑरा इतना ज़्यादा डार्क और खतरनाक था कि वेन रोहान जो लगातार नेगेटिव एनर्जी में रहता है उसे भी उस पर्सन के पास जाने से प्रॉब्लम हो रही थी। इवन कहा जाए तो वेन रोहान उस पर्सन के पास जा ही नहीं पा रहा था। एक तरफ जहां वेन रोहान को नेगेटिव एनर्जी से प्रॉब्लम होने लगी थी, वहीं दूसरी तरफ सारे प्योर कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे थे। वो सारे अपने बॉडी के अंदर एक अलग एनर्जी फील कर सकते थे, जैसे उनके सारे वॉर्म्स धीरे धीरे हील हो रहे हैं, साथ ही उनकी स्ट्रेंथ भी वापस आ रही है। वो जो अभी तक वीक और हारे हुए फील कर रहे थे वो भी फिलहाल ठीक हो रहा है। वांगजी जो फिलहाल खुद भी बहुत घायल था, वो भी ये फील कर सकता था कि उसके सारे वॉर्म्स भर रहे हैं। ये देखकर वांगजी भी शॉक था और वो भी उस मास्क मैन की तरफ ही देख रहा था। वही वेन रोहान वो बहुत ज़्यादा दर्द से तड़पने लगा था क्योंकि उस पर्सन के पास जाने से वेन रोहान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब उस पर्सन के आसपास जो ब्लैक ऑरा था और जो ब्लैक एनर्जी थी वो भी अब वेन रोहान के आसपास घूमने लगी थी। वांगजी जो उस पर्सन के सामने खड़ा होकर फाइट कर रहा था, पर वांगजी उस पर्सन से एक सेफ डिस्टेंस में था, जिससे वांगजी को उस पर्सन की उस नेगेटिव एनर्जी से प्रॉब्लम नहीं हुई थी। पर वेन रोहान जो अनजाने में उस यिन आयरन के पीस के लालच के तहत उस पर्सन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज जा चुका था, जिससे उसका वो डार्क ऑरा और नेगेटिव एनर्जी वेन रोहान पर इफेक्ट कर रही थी। वेन रोहान जो यिन आयरन का पीस उस इंसान से छीनने आया था, अब वो खुद अपनी नीज पर बैठा हुआ था और दर्द से करहा रहा था। धीरे धीरे उस पर्सन के आसपास जो ऑरा था वो अचानक कुछ सोल्स में चेंज हो जाता है जो बहुत ज़्यादा डार्क थी। वो सोल 3 अलग अलग दिशा में जा चुकी थी, जहाँ से एक सोल ने वेन चाओ को पकड़ा था और कुछ सोल्स वेन जूलियो के पास गई थी और बाकी सोल्स वेन शू की तरफ, और उन सारी सोल्स ने वेन रोहान के उन तीनों बेटों को भी वेन रोहान के पास ही फेंक दिया था। और फिलहाल वो चारों भी उस मास्क मैन के सामने थे और दर्द से करहा रहे थे क्योंकि वो जो ब्लैक एनर्जी थी उसमें बहुत सारे नेगेटिव सोल्स की पावर्स थी जो इन चारों को बहुत डीपली हर्ट कर रही थी। वेन रोहान जो उस पर्सन की तरफ देख रहा था, उसकी आईज टोटली ब्लड रेड हो चुकी थी। उसे दर्द ही इतना हो रहा था कि उस दर्द की वजह से उसके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वेन रोहान उस पर्सन की तरफ देखता है और अपनी पेनफुल वॉइस में कहता है, आखिर तुम हो कौन? और ये इन आयरन तुम्हारी बात कैसे मान सकता है? वो पर्सन जो बिल्कुल रिलैक्स वहां खड़ा था, उसके फेस पर बस स्मग था। वो वेन रोहान की तरफ देखता है और जस्ट अपनी आई रोल करता है, जैसे उसे वेन रोहान के इस सवाल का जवाब देने में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। धीरे धीरे उस बैटल ग्राउंड में जो वेन रोहान और उसके तीनों बेटों की चीखें गूंज रही थी वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और वेन रोहान, वेन शू, वेन जूलियो और वेन चाओ चारों भी एक दर्दनाक मौत से मर चुके थे। उन चारों की बॉडी तुरंत ही एक्सपोर्ट हो चुकी थी और वो चारों भी फाइनली मर चुके थे। वो पर्सन जैसे ही इन चारों को मरते हुए देखता है, वो एक सुकून की ब्रीथ लेता है। यिन आयरन जो अभी भी उस पर्सन के आसपास घूम रहा था और वो पर्सन अभी भी बहुत रिलैक्स लग रहा था। फाइनली उसके आसपास
जो वो डार्क ऑरा था वो धीरे धीरे कम होने लगा था। अब सारे लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि आखिर ये मास्क मैन है कौन, जो इतनी आसानी से वेनरोहान को बिना कुछ किए, बिना सॉर्ड उठाए या बिना किसी स्ट्रॉन्ग वेपन के हरा चुका है, सिर्फ एक फ्लूट के सॉफ्ट मेलोडी से जो बहुत ज़्यादा कामिंग थी। वही सारे लोग ये भी फील कर सकते थे कि आसपास जो वॉकिंग क्रॉप्स की आर्मी वेनरोहान ने बना के रखी थी, जिसके वजह से यहाँ नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही थी, वो भी धीरे धीरे शांत हो रही है और वो वॉकिंग क्रॉप्स की आर्मी धीरे धीरे नॉर्मल कल्टीवेटर्स में कन्वर्ट हो रही है। मतलब उनमें से सारी नेगेटिव एनर्जी वो पर्सन खींच रहा है और वो सारी नेगेटिव एनर्जी उस पर्सन के आसपास जा रही है और वो पर्सन और भी ज़्यादा डार्क फॉग में कवर हो रहा है। धीरे धीरे वो सारे वॉकिंग क्रॉप्स नॉर्मल कल्टीवेटर्स में कन्वर्ट हो चुके थे, पर अभी भी वो बेहोश थे। वांग जी जो उस मास्क मैन के सबसे ज़्यादा करीब था, वो उस मास्क मैन के करीब जाने लगता है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर ये मास्क मैन है कौन। वही बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी इस मास्क मैन की तरफ बढ़ रहे थे। फाइनली वॉर तो ख़त्म हो चुकी थी और एटमॉस्फियर भी बिल्कुल नॉर्मल था, सिवाय इस पर्सन के आसपास जो नेगेटिव एनर्जी थी वही यहाँ फिलहाल मौजूद थी। बाकी हर जगह से नेगेटिव एनर्जी टोटली वैनिश हो चुकी थी। अभी भी ये पर्सन नेगेटिव एनर्जी जो उसके आसपास घूम रही थी उसे कंज्यूम कर रहा था, पर उसे उस नेगेटिव एनर्जी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जैसे उसकी बॉडी बहुत आसानी से उस नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर पा रही हो और उसे सहने की उसमें पूरी तरीके से ताकत भी हो। वांग जी जो उस मास्क मैन के सामने था और एक सेफ डिस्टेंस में खड़ा था, साथ ही वांग जी के पीछे बाकी कल्टीवेटर्स भी आ चुके थे। वांग जी उस पर्सन को देखता है और रिस्पेक्टफुली उसे बो करके उसके सामने नीज पर बैठ जाता है। यही बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये उनका सेवियर था। वो पर्सन जो अभी तक स्मोक कर रहा था वो अचानक अपने फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल लाता है। उसकी आईज में अब तक जो डार्कनेस थी वो भी कम होने लगी थी और वो पर्सन धीरे धीरे शांत हो रहा था। वांग जी अपने हेड को डाउन किए ही उस पर्सन से रिस्पेक्टफुली और सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, आप कौन हैं? वो पर्सन जो वांग जी की तरफ ही देख रहा था उसके फेस पर अभी भी स्माइल थी और वो अपने मुंह से कोई भी जवाब नहीं देता, बस वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी के लिए उस पर्सन की आंखों में कुछ अलग था, पर फिलहाल वांग जी और बाकी सारे कल्टीवेटर्स की नज़रें झुकी हुई थी और उन सब ने उस पर्सन को रिस्पेक्ट शो कराने के लिए अपने हेड को डाउन करके रखा था, इसलिए कोई भी उस पर्सन की आंखों में नहीं देख सकता था। वो पर्सन जब बहुत देर तक भी कोई जवाब नहीं देता तब सब ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ वो पर्सन अभी भी बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी खुद भी उस पर्सन की आंखों में देख रहा था, पर वांग जी इन आंखों से शायद फेमिलियर नहीं था, इसीलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाया था। पर उसने उस पर्सन के साथ जो आई कांटेक्ट था उसे भी ब्रेक नहीं किया था। वांग जी उस पर्सन की तरफ देखता है और फिर से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, थैंक यू वेरी मच हम लोगों की हेल्प करने के लिए और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को सेव करने के लिए। ये बात सुनकर वो पर्सन जस्ट नोट करता है, पर अभी भी उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला था। वांग जी और बाकी सब जो इस पर्सन की आइडेंटिटी जानना चाहते थे, पर वो इस पर्सन से जाने भी कैसे, क्योंकि ये पर्सन तो कुछ बोल ही नहीं रहा। वांग जी और वो मास्क मैन एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, तभी पीछे से लैन चिंगेजुन जो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के किंग थे वो आगे आते हैं और उस पर्सन को फिर से डीप बो करते हुए उसकी तरफ रिस्पेक्टफुली देखते हैं और अपने सॉफ्ट पर हल्के स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहते हैं, थैंक यू वेरी मच पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की हेल्प करने के लिए। पर क्या हम अपने सेवियर का नाम जान सकते हैं? ये सुनकर
वो पर्सन एक नज़र लैंग चिंगेजुन की तरफ देखता है, पर लैंग चिंगेजुन को टोटली इग्नोर करके वो फिर से वांग जी की तरफ देखने लगता है। और वांग जी की तरफ फिर से जैसे ही उसकी नज़र गई थी, उसके फेस पर जो स्माइल थी वो और भी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। और इस बात को हर कोई महसूस कर सकता था कि वो पर्सन सिर्फ वांग जी को देखकर ही इमोशंस शो कर रहा है, और वांग जी को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था। वांग जी जो खुद भी ये बात महसूस कर सकता था, वो नहीं जानता था कि ये पर्सन है कौन, पर वांग जी खुश था इस पर्सन को खुश देखकर। वो पर्सन जो फिलहाल अपनी जगह पर था, वो धीरे धीरे वांग जी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, और कुछ ही देर बाद वो वांग जी के सामने खड़ा था। वांग जी जो अभी भी अपने नीज पर बैठा हुआ था, उसकी नजरें अभी भी उस पर्सन के आंखों से हटी नहीं थी। वो पर्सन भी वांग जी की आंखों में देखते हुए ही उसके पास आया था। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग वॉइस में वांग जी से पूछता है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? जो भी तुम आज मुझसे मांगोगे, मैं वो तुम्हें 100% दूंगा। ये सुनते ही वांग जी शॉक हो चुका था। इवन वांग जी ही नहीं, बाकी सब लोग भी, क्योंकि वांग जी को ये सवाल पूछने का रीजन किसी को भी समझ में नहीं आया था। वांग जी उस पर्सन की तरफ देखता है और बाद में अपनी नज़रों को और अपने हेड को झुकाते हुए कहता है, आपने ऑलरेडी हमारी बहुत बड़ी हेल्प की है, इसीलिए इसके बदले हम आपको कुछ देना चाहेंगे। आपसे मैं क्या ही मांगूंगा, क्योंकि जो मैं चाहता था वो ऑलरेडी आपने मुझे दे दिया है। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड फिलहाल सेफ है और मैं यही चाहता था। जैसे ही ये बात वो पर्सन सुनता है, उसके फेस की स्माइल और भी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी थी। वो वांग जी के सामने अपने नीज पर बैठ जाता है। ये देखकर बाकी सब भी शॉक हो चुके थे, इवन वांग जी भी। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम कुछ भी मुझसे एक चीज़ मांग सकते हो और मैं तुम्हें वो चीज़ 100% दूंगा। तो बोलो, क्या चाहोगे तुम मुझसे? वांग जी उस पर्सन की आंखों में देख रहा था, क्योंकि वो दोनों भी फिलहाल बिल्कुल आमने सामने थे। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है और उस पर्सन की आंखों में देखते हुए कहता है, जो मैं मांगूंगा वो आप कंप्लीट करेंगे? वो पर्सन नोट करता है। वांग जी एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव एनर्जी इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड से टोटली वैनिश हो जाए। मतलब मैं यिन आयरन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। वांग जी जिसे लगा था कि ये सामने वाला पर्सन ये नहीं कर पाएगा, वो पर्सन तुरंत वांग जी की तरफ देखता है और नोट करता है। साथ ही वो वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। ये देखकर वांग जी शॉक हो चुका था और उस पर्सन की तरफ ही देख रहा था। उसकी एक नज़र उस पर्सन के हाथ की तरफ गई थी। वांग जी जिसे पता नहीं क्यों पर इस पर्सन से कुछ अट्रैक्शन फील हो रही थी, वो अनचाहे ही अपना हाथ उस पर्सन के हाथ में रख देता है। जैसे ही ये बात वो पर्सन देखता है, उसके फेस की स्माइल और भी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी थी। वो नोट करता है और वांग जी को खड़ा करता है और वो खुद भी खड़ा हो चुका था। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और अपनी सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, अपनी गूचिंग निकालो और क्लिनजिंग म्यूजिक लगातार प्ले करना, और तब तक मत रुकना जब तक मैं तुम्हें खुद मना ना कर दूँ। वांग जी तुरंत नोट करता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। गूचिंग निकालता है और उसमें एक सॉफ्ट मेलोडी प्ले करने लगता है। वही वो पर्सन वांग जी से और बाकी सारे ग्रेट कल्टीवेटर्स से बहुत दूरी पर जाकर खड़ा हो चुका था। उसके आसपास अभी भी वो यिन आयरन का एक पीस तो घूम ही रहा था, पर बहुत जल्द सबकी नज़र आसमान में जाती है, जहाँ से बाकी यिन आयरन के पीसेस भी उस पर्सन की तरफ जा रहे थे। ये देखकर बाकी सब शॉक हो चुके थे, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आया था कि ये सब हो क्या रहा है। वो पर्सन जो बिल्कुल रिलैक्स था और मेडिटेशन पोस्चर में बैठा हुआ था, धीरे धीरे हर डायरेक्शन से यिन आयरन के पीसेस उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। वो पर्सन जिसके पास अब फिलहाल यिन आयरन के 5 पीसेस आ चुके थे, वो पर्सन
तुरंत खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को आगे करता है। वो यिन आयरन के पांचों पीसेस एक साथ जुड़ने लगते हैं। उस पर्सन के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी और फिलहाल हर कोई समझ चुका था कि ये कौन है और क्यों सिर्फ वांगजी से ही रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि सिर्फ डीमन गॉड में इतनी पावर है कि वो यिन आयरन को एक कर सकता है। साथ ही यिन आयरन के पांचों पीसेस को, जिसे खुद डीमन गॉड ने डिस्ट्रॉय किया है और 5 दिशाओं में छुपा दिया था, उसे सिर्फ डीमन गॉड ही जोड़ सकता है। और वांगजी ने जो चाहा है डीमन गॉड उसे वही दे रहे हैं। अगर वांगजी चाहता है कि डीमन गॉड इस यिन आयरन को तबाह कर दे तो डीमन गॉड यही करेंगे और डीमन गॉड फिलहाल यही कर भी रहे थे। वो यिन आयरन को अपनी पावर से इकट्ठा कर चुके थे और वो यिन आयरन एक बहुत बड़े फुल शेप में चेंज हो चुका था और वो खुद बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। हर कोई वहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील कर सकता था क्योंकि यिन आयरन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो पर्सन धीरे धीरे उस यिन आयरन की पावर्स को कंज्यूम करने लगता है। ऑब्वियसली वो डीमन गॉड था तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस यिन आयरन को बनाने वाला ही वही था तो इसे डिस्ट्रॉय करना कौन सी बड़ी बात थी उसके लिए। और वो तो खुद डीमन गॉड था जो नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल करता था, तो यिन आयरन की एनर्जी को भी कंट्रोल करना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। डीमन गॉड उस सारे नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है और उस यिन आयरन को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो यिन आयरन पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और अब उस पर्सन के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। वो डीमन गॉड बहुत ज़्यादा फिलहाल एग्जॉस्टेड लग रहे थे। साथ ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करने के बाद उन्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम तो हो रही थी। हाँ, वो गॉड थे, उनके पास पावर थी, पर किसी भी चीज़ की ओवर कंज्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती है। डीमन गॉड भी फिलहाल एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, इसीलिए वो जाकर वांगजी के थोड़ा सेफ डिस्टेंस पर नीचे बैठ जाते हैं। वांगजी जो म्यूजिक प्ले कर रहा था उससे डीमन गॉड धीरे धीरे शांत हो रहे थे। जैसे ही ये बात लैन क्लैन वाले देखते हैं तुरंत लैन चिंगेजुन, लैन कुरैन और लैन सिचेन, लैन ई, ये चारों भी वांगजी की हेल्प करने लगते थे क्योंकि सिर्फ लैन क्लैन ही एक ऐसा था जिसे म्यूजिकल कल्टीवेशन आती थी। वांगजी के साथ साथ ये चारों भी अब क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले करने लगते हैं जिससे डीमन गॉड को और भी ज़्यादा शांति मिल सके। करीबन 4 घंटे तक लगातार लैन क्लैन वाले जब म्यूजिक प्ले करते थे तब कहीं जाकर डीमन गॉड को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ था। डीमन गॉड जो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके थे उस नेगेटिव एनर्जी की वजह से, धीरे धीरे वो अपनी आईज बंद करके वांगजी के सामने जस्ट बैठे हुए थे। वांगजी जब देखता है कि डीमन गॉड के आसपास से टोटली नेगेटिव एनर्जी वैनिश हो चुकी है और उसकी फैमिली भी वो म्यूजिक प्ले कर रही है, इसीलिए वो उस म्यूजिक को प्ले करना बंद कर देता है क्योंकि वांगजी डीमन गॉड के पास जाना चाहता था। डीमन गॉड जो बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे, वांगजी उन्हें जस्ट संभालना चाहता था। इसीलिए पता नहीं क्यों पर वांगजी को फिलहाल यही ख्याल आया था कि वो डीमन गॉड को जाकर होल्ड करे। भले ही वो गॉड है पर वांगजी खुद को उनकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पा रहा था। वांगजी जो अपनी गुचिंग को वैनिश कर चुका था और डीमन गॉड की तरफ बढ़ रहा था, वही बाकी सब ये नज़ारा देखकर शॉक हो चुके थे और वांगजी को रोकना तो चाहते थे पर वो वांगजी को रोक नहीं पा रहे थे। यूँ कहा जाए तो वांगजी बस डीमन गॉड की तरफ ही देख रहा था और उनकी तरफ अनकॉन्शियसली ही खींचा जा रहा था। वांगजी डीमन गॉड के पास जाता है, बहुत पास। इवन वांगजी डीमन गॉड को छूने तक वाला था, उसके हाथ डीमन गॉड की तरफ बढ़ रहे थे। वांगजी जो डीमन गॉड के बिल्कुल सामने बैठा हुआ था और वो डीमन गॉड के दोनों शोल्डर पर हाथ रखता है। जैसे ही डीमन गॉड को अपने दोनों शोल्डर्स पर किसी का टच फील होता है वो अपनी आईज ओपन करता है। डीमन गॉड जिसकी आईज टोटली चेंज थी और वो नॉर्मल थी, साथ ही उसके फेस पर स्माइल थी।
वांगजी डीमन गॉड को पता नहीं क्यों पर खुद को होल्ड नहीं कर पाता और उन्हें टाइटली हक कर लेता है। वही डीमन गॉड जो ये देखकर खुद भी एक पल के लिए शॉक हो चुके थे और बाकी सब तो बस शॉकिंगली ये सब देख रहे थे। वांगजी डीमन गॉड को बहुत टाइटली अपने बाहों में होल्ड किए हुए था और वो अपने स्मूथिंग फेरोमोन्स अनकॉन्शियसली ही रिलीज कर रहा था। वही डीमन गॉड वो खुद भी शांत थे और वांगजी की आगोश में जस्ट वो पीस फील कर रहे थे। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.